गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज लॉ का एक ऐसा पेपर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसका आउटलुक समझने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम के लिए। और अगर मैं ये कहूँ कि सिविल लॉ की जननी है, सिविल लॉ की मदर एक्ट है, तो वो गलत नहीं होगा। और आप सब जानते हैं दैट मेरे बोर्ड के मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है इस पर नाम भी लिखा हुआ है दैट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक ऐसा पेपर, एक ऐसा सब्जेक्ट जो अगर आप समझ ले गए तो आपको सिविल लॉ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर वो सिविल सब्सटैंटिव लॉ हो या सिविल प्रोसीजरल लॉ हो। इट मीन्स कि अगर आप ये समझ ले गए तो आप ये समझ जाएंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, या अभी थोड़ी देर पहले मैं टीपीए पढ़ा रहा था तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये लगभग सारे कानून कहीं ना कहीं जुड़े हैं हमारे कंट्रैक्ट एक्ट से, जो कि आया था 1872 में। बड़ी रोचक बात है कि 1872 में जो डेट है ना वो आप याद रखिएगा, 1 सितंबर 1872 को इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट इन्फोर्स हुआ था। और रोचक बात यह है कि इसी दिन, इसी ईयर में एक और एक्ट इन्फोर्स हुआ था, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट। यानी दोनों की हैप्पी बर्थडे एक ही दिन होती है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रैक्ट और व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो आज का टॉपिक है, जिसके बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट के बाकी पोर्शंस को भी समझेंगे। क्योंकि मैंने एक ऐसा टॉपिक लिया है कि जो अगर आप समझ ले गए तो मुझे लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कुछ हम समझ ले गए। इवन कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला पोर्शन है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तक का, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, उसका बहुत बहुत अच्छे से ओवरव्यू तैयार करके लाया हूं, समझिएगा। बेसिकली कंट्रैक्ट का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है संविदा। हिंदी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ना कभी कभी कि हिंदी में अपना जो शब्द होता है वो अपना अर्थ खुद देता है। ऑल्दो मैं बहुत सारे बच्चों से बात कहता हूं कि हिंदी के अलावा इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि लॉ की अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन इस शब्द को समझने के लिए या इस कंट्रैक्ट को समझने के लिए मुझे इस हिंदी भाषा का प्रयोग करना पड़ा। वो जरूरी भी है क्योंकि संविधा को जब हम तोड़ेंगे दो भाषाओं में, जो संविधा को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है सम प्लस विदा। सम मीन्स होता है साथ साथ और विदा मीन्स होता है चलना, साथ साथ चलना। आप खुद सोचिए, कोई एक इंसान अकेला तो साथ साथ चलेगा नहीं, कम से कम उसको चलने के लिए कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 2 लोग होने चाहिए। इट मीन्स कि कंट्रैक्ट कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो कम से कम कितने लोग? 1 और 1 11 नहीं, 1 और 1 2। यानी इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का जो मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन। जब मैं पर्सन बोल रहा हूं ना तो आप अपने जहन में हमारे जैसा इंसान भी रखिएगा और रिलायंस की कंपनी भी रखिएगा, क्योंकि कंपनी, कॉरपोरेशन, ये सारे के सारे उस पर्सन वर्ड में आ जाते हैं। कैसे आते हैं कुछ देर बाद या नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये कंट्रैक्ट बनता कैसे है। एक और रोचक बात मैं बताऊं कि इस चीज को याद कराने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। वो अच्छा तरीका हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द सीक्वेंस, ताकि हम कंट्रैक्ट क्रिएट कर सकें। देखिए, सबसे पहले आजकल एक मूवी आई है, बड़ी चली थी कुछ दिनों पहले, शाहरुख खान साहब की है, नाम शायद जवान, मुझे जहाँ तक नाम सही याद आ रहा है, बड़ा जला आ रहा था। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप जवान मूवी चलेंगे? ये क्या है? कंट्रैक्ट के लिहाज में, कंट्रैक्ट की भाषा में हम बोलें तो ये है प्रपोजल। क्या है बेटा? ये है प्रपोजल, हिंदी में बोलते हैं प्रस्ताव, प्रपोजल। क्या आप, मैं अपनी इच्छा तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं, मैं अपनी डिजायर तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं ताकि तुम अपनी असेंट दे सको, ताकि तुम अपनी कंसेंट दे सको। क्या आप मूवी देखना हमारे साथ पसंद करेंगे, जवान मूवी? आपने कहा हां हम चलेंगे, और जैसे ही आपने कहा हां चलेंगे, ये हो गई एक्सेप्टेंस, ये हो गई स्वीकृति। हिंदी में कहते हैं स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। इट मींस आई प्रपोज टू यू कि आप एक मूवी देखने चलोगे मेरे साथ, एंड यू रिप्लाइड इन पॉजिटिव कि साहब यस मैं आपके साथ चलूंगा। अच्छा यार, आप सब जानते हो दोस्तों कि मूवी आजकल देखना ठीक ठाक पैसा खर्च होता है। मेरे ख्याल से अगर मेरा अनुमान है कि 250-300 रुपए का एक टिकट होता है। यानी सारी बात आती है पैसे पर। सवाल ये उठता है कि पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा?
साहब जैसे ही ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है ये प्रॉमिस बन जाता है, ये प्रॉमिस बन जाता है। और मजे की बात ये है कि इसी प्रॉमिस में जब हम पैसा जोड़ देते हैं, और इस पैसे को हम लॉ की भाषा में क्या कहेंगे, कंसिडरेशन, जैसे ही इस प्रॉमिस में हम कंसिडरेशन जोड़ देते हैं ये एग्रीमेंट बन जाता है। अभी ये बहुत लंबी बात को मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं। मैंने आपसे कहा कि क्या आप मूवी देखना पसंद करेंगे, प्रपोजल, आपने कहा यस मैं पसंद करूंगा, एक्सेप्टेंस। एज सून एज द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस, इट बिकम्स प्रॉमिस। प्रपोजल जैसे ही एक्सेप्ट हुआ ऐसे प्रॉमिस हो गया। जैसे आप 18 साल के बने, 18 साल के जिस दिन आप हो गए उस दिन आप मेजर हो गए, वैसे ही जैसे ही ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है ये क्या बन जाता है दोस्तों, प्रॉमिस, ये प्रॉमिस बन जाता है। और जैसे ही इस प्रॉमिस में आप पैसा जोड़ देते हो, कंसिडरेशन की डेफिनेशन मैं आपको अभी समझाऊंगा। हमारे यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लगभग इन सब चीज़ों को डिफाइन किया गया है और बड़े ही अच्छे से डिफाइन किया गया है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन को डिफाइन करने में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाने वालों ने बहुत दिमाग लगाया। हो सकता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन की डेफिनेशन को इस तरीके से रखा गया ताकि किसी भी तरीके का कोई लूप होल आपको ना दिखे, कोई कमी ना दिखे। हो सकता है कि यह भी सोचा गया हो कि अगर हम कंसिडरेशन को सिर्फ पैसे से रखें, देखिए मैंने अभी आपसे पैसे की बात की ना, टिकट का पैसा कौन लेगा, और पैसे को हम इन लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कंसिडरेशन यानी प्रतिफल बोलते हैं। हो सकता है आपके जहन में ये बात आ रही हो। तो बेटा पैसा ही नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें कंसिडरेशन में आती हैं जो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते समय पढ़ेंगे। मोटा मोटा आप ये समझिए। अब ये कंसिडरेशन जैसे ही आया हमारे प्रॉमिस में, क्योंकि प्रपोजल तो बदल चुका है प्रॉमिस में, जैसे ही ये प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ता है वैसे ही एक प्रोडक्ट निकल करके आता है और उस प्रोडक्ट का नाम होता है एग्रीमेंट, करार। और आपको मैं बताऊं कि जैसे ही इस करार में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब होता है विधि द्वारा प्रवर्तनीयता, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ जुड़ करके आ जाती है, वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, साथ साथ चलना। इस बार जो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था उसमें एक प्रीलिम्स में, एक पेपर में, एक प्रीलिम्स के, उत्तर प्रदेश के प्रीलिम्स के पेपर में एक सवाल ये आया था दैट व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इट। ये नाम जो आपके सामने लिखे हुए हैं ऊबड़ खाबड़ तरीके से लिख दिए गए थे, उल्टे सीधे तरीके से लिख दिए गए थे, और क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका सही सीक्वेंस क्या होगा। यही सीक्वेंस है, सबसे पहले प्रपोजल, फिर एक्सेप्टेंस, फिर एक्सेप्टेंस जैसे ही हो जाती है वो प्रॉमिस बन जाता है, प्रॉमिस में जुड़ जाता है कंसिडरेशन तो बन जाता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में जैसे ही इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ आ जाती है वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। एक और सवाल कई बार मेंस के एग्जाम में आ जाता है दैट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। और कई बार यह भी लिख करके आ जाता है दैट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। आपको बताऊं कि इसको याद करने का तरीका, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था ना, मैं एक रोचक बात आपको बताऊंगा, इसको याद करने का तरीका बड़ा आसान है। आपके सामने आप बहुत छोटे होंगे तो एक सीरियल आता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, याद है आपको, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ऐसे करके आता था। मैं छोटा था, बहुत छोटा था, तो आता था रात में 10:30 के आसपास, मुझे टाइम भी याद है ऐसे, क्योंकि लाइट नहीं रहती थी तब उतनी। तो ये सीरियल आता था, तो कई बार लोगों में बड़ा इंटरेस्ट होता था कि ये सीरियल जरूर देखेंगे, भले ही इन्वर्टर से देखना पड़े टीवी चला के। ये जो सास है ना, ये सास कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जो बहू है ना, ये बहू एग्रीमेंट है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, यानी जो सास है वो कभी ना कभी बहू रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना दोस्तों, ये कभी ना कभी एग्रीमेंट रहा होगा, पर ये जरूरी नहीं है कि बहू सास बन जाए, क्योंकि बहू भी कभी सास नहीं थी ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। देयरफॉर ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट जब आप पढ़ेंगे तो वो कभी ना कभी एग्रीमेंट रहा होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तो सास है और सास तो बहू थी कभी ना कभी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो कॉन्ट्रैक्ट भी कभी एग्रीमेंट था। लेकिन क्या ये जरूरी है कि कोई बहू हो उसके वो सास बन जाए? बहू सास बने जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो बहुत सारे रीजंस हैं, क्या ही आप लोग बड़े हो गए समझ ही रहे होगे, हो सकता है कि वो सास ना बन पाए।
तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी मेरे जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर ने मुझे समझाई और इत्तेफाक से मुझे याद था, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को बताऊं। एक बहुत ज़रूरी बात और है, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। बहुत ज़रूरी बात यह है कि अभी हम सास बहू पे तो अटके थे, लेकिन एक सवाल जो हम और आप अक्सर भूल जाते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी बहू सास बनने योग्य है, कौन कौन सी बहू सास बनने योग्य है, यानी व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से एग्रीमेंट्स, कौन कौन से करार संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। बड़ी रोचक बात यह है कि सेक्शन 10 में कुछ कंडीशंस बताई गई, जिन कंडीशंस को ध्यान रखना है। सेक्शन 10 कहाँ का? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। कब आया था? 1872 में। अच्छा, डेट क्या थी? 1 सितंबर 1872। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि इस दिन एक और एक्ट इन्फोर्स हुआ था, इंडियन एविडेंस एक्ट। 2 हैप्पी बर्थडे साथ में, मतलब आप जाइए तो 1 सितंबर 1872 को अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट के सामने केक काट सकते हो। ठीक है। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली प्रोवाइड्स अबाउट व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, या अगर हम इसको और आसान भाषा में कहें तो कौन कौन से करार संविदा हो सकते हैं, यानी व्हाट आर द इसेंशियल कंडीशंस फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत अच्छी बात और बड़ी समझने योग्य बात यह है कि जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है उसको हमने सबसे पहले लिखा, दैट द पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। द पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि उसका मेजर होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं मेजर कह रहा हूं तो वो 18 साल का या 18 साल से ऊपर का होना बहुत ज़रूरी है। और आपको बताऊं कि ये जो मेजॉरिटी है ना बेटा, ये हम देखते हैं इंडियन मेजॉरिटी एक्ट से। और इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में किस सेक्शन से? सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट प्रोवाइड्स अबाउट द एज ऑफ मेजॉरिटी। और इन इंडिया अगर हम बाकी कुछ सर्कमस्टांसेस को छोड़ दें तो जनरली द एज ऑफ मेजॉरिटी 18 ईयर्स है। इसीलिए आपको याद होगा कि जब आप 18 साल के हो गए थे तभी आपको वोट देने को मिल रहा था। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप 18 साल से कम के हैं और आपके आधार कार्ड या आपकी आईडी पे अगर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है उससे आज की डेट में 18 साल नहीं हो रहा है तो आप वोट नहीं दे सकते, क्योंकि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट मना करता है। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि 18 साल की उम्र होने पर आप मेजर हो जाओगे, यानी 18 साल की उम्र होने पर जब आप मेजर हो जाओगे तो आप कॉम्पिटेंट हो जाओगे। और दूसरी बात कि आपका साउंड माइंड होना बहुत ज़रूरी। देखो बेटा, हो सकता है कि आप 18 नहीं 28 साल के हो जाओ, हो सकता है आप 40 साल के हो जाओ, पर यह ज़रूरी नहीं है कि आप साउंड माइंड हो। साउंड माइंड मीन्स स्वस्थ चित्त प्रकृति का। क्या होता है स्वस्थ चित्त प्रकृति? साउंड माइंड मीन्स कि आपकी मेंटल कॉग्निटिव फैकल्टी एकदम वैसे ही काम कर रही हो जैसे एक इंसान की, अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस की काम कर रही है। यानी एक इंसान जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जैसा सोचता है, जैसा करता है, वैसा अगर आप कर पा रहे हैं तो आप लॉ की नजरों में, ध्यान रखना डॉक्टर्स क्या कहते हैं बाद में बताऊंगा, और कोई फिजिशियंस या साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कभी और समझेंगे, लेकिन लॉ की नजरों में आप स्वस्थ चित्त प्रकृति के तभी कहे जाएंगे, आप साउंड माइंड तभी कहे जाएंगे जब आप किसी काम का रिएक्शन वैसे ही दे रहे हो जैसे एक और इंसान जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस का है दे रहा है। दूसरी बात, मेरे ख्याल से ये बात समझ बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत आसान तरीके से समझाया जा सकता है कि कोई इंसान कॉम्पिटेंट कब कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो कोई भी इंसान कॉम्पिटेंट तब कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जब वो 18 साल से ऊपर का हो और वो साउंड माइंड हो, यानी वो पागल ना हो। आसान भाषा में कहा जाए तो वो पागल ना हो। दूसरी बात, आपकी कंसेंट बहुत जरूरी है, और आपको ये पॉइंट लगभग हर जगह देखने को मिलेगा। जब मैं लगभग हर जगह कह रहा हूं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि न सिर्फ सिविल लॉ में बल्कि ये पॉइंट आपको क्रिमिनल लॉ में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि इट इज अ कंसेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ आर कंसर्न, आर डिपेंड्स। ध्यान ये रखना है कि जो कंसेंट है ना, ये जो सम्मति है ना, सम्मति हिंदी में कहते हैं सम्मति, सम्मति मतलब समझते हो आप लोग, मति हमारी इच्छा, ये बहुत जरूरी है। और अगर आपकी कंसेंट फ्री का मतलब ये नहीं कि साबुन के साथ कंघी फ्री, ना, फ्री मींस विदाउट एनी प्रेशर, आपके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है और आप अपनी कंसेंट दे रहे हो, और वॉलेंटरली अपनी इच्छा से, यानी
आपकी इच्छा है इस चीज को करने की, आपकी डिजायर है इस चीज को करने की, जबरदस्ती आपसे कोई नहीं करा रहा, वॉलंटरी। स्वेच्छया, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वेच्छया। कंसेंट आपकी फ्री होनी चाहिए, कंसेंट आपकी वॉलंटरली यानी स्वेच्छया से, यानी अपनी इच्छा से होनी चाहिए। स्वेच्छया मीन्स अपनी इच्छा। मैं हिंदी में बार बार ये शब्द बोल देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, और अब तो जुडिशरी के एग्जाम में एक अलग से पेपर हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो आपको और ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, मैंने आपसे क्या कहा, ना पिताजी बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और रुपया को हमने यहां कहां समझा था, रुपया को हमने समझा था यहां पे। देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, ऑल्दो there are some certain exceptions to consideration under which the consideration is not required at all, but those are only the exceptions. वो जनरल रूल नहीं है। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि that there must be consideration. कंसिडरेशन का होना, प्रतिफल का होना, आसान भाषा में कहें तो पैसे का होना, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की एक और एसेंशियल कंडीशन है जिसको पूरी करना ही पड़ेगा। मैं दूं या आप देना पड़ेगा? टिकट का पैसा आप ही दे दीजिएगा। ध्यान ये रखना है कि अब जैसे पिताजी ने कहा कि बेटा अगर तुम इंटर में 80% ले आओगे तो मैं तुमको स्कूटी दिलाऊंगा। पापा ने, आप घर पे गए, पापा और बाबा, दादा जिसको कहते हैं दादाजी, बैठे हुए थे, मेरा जूता खराब हो गया है, मुझे जूता दिला दो। आप गए जूता दिलाने, पापा या दादाजी गए आपके जूता दिलाने, मम्मी गई आपकी जूता दिलाने, और जूता दिला दिया। क्या घर जा करके आप अपने पिताजी को उस जूते का पैसा देंगे जो आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपकी माताजी, आपके गार्जियन ने दुकान पे दिया था? नहीं ना। कुछ एक्सेप्शंस हैं। कंसिडरेशन हर जगह नहीं लगता है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में नहीं लगता है। आपकी बर्थडे पे आपको गिफ्ट मिलता है, नहीं लगता है। गिफ्ट के बदले में कुछ देते हो क्या? हाँ, पार्टी देते हो, नो डाउट, पर दैट शैल नॉट कंसीडर्ड। पार्टी बहुत लोग नहीं देते हैं, मतलब मैं नहीं देता तो बहुत लोग नहीं देते, पर मुझे गिफ्ट मिल जाती है। टीचर हूं तो कई बार मुझे बच्चे गिफ्ट कर देते। तो कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन सो मैनी थिंग्स, बट दैट इज द एक्सेप्शन। बेटा जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है ना कि कंसिडरेशन होना ही पड़ेगा। कंसिडरेशन तो चाहिए ही चाहिए, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, चाहे मूवी देखनी हो, चाहे कोई और काम करना हो, पानी खरीदना है, आजकल तो पानी भी खरीदना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना आप दुकानदार से। दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। पढ़ा होगा। एक्सप्रेस मीन्स आइदर इन रिटन फॉर्म और इन ओरल फॉर्म। इम्प्लाइड मीन्स आप अपने जेस्चर से ऐसा प्रकट करते हो, आप अपने हाव भाव से दिखाते हो कि आप कंट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे ऑटो में बैठते हो ना, ऑटो वाले से तो कभी नहीं पूछते हो भैया मुझे यहाँ जाना है, कितना किराया हुआ? वो बताएगा भैया इतना किराया हुआ, पहले मेरा पेमेंट आधा करो, जब तुमको मैं वहाँ छोड़ूंगा तो आधा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करते हो। आप क्या करते हो? आप एक जगह खड़े हो जाते हो, एक स्टॉप होता है हर जगह पे, वहाँ पे ऑटो वाला आता है, आप बैठते हो और चले जाते हो। जहाँ उतरना होता है उतर जाते हो। बहुत सारे लोग किराया पता ही होता है, वो किराया दे देते हैं। तो तीसरा पॉइंट इसलिए बहुत अहम है, भूल नहीं सकते। और आपको ये बात बता दूं कि चौथे पॉइंट को तीसरे पॉइंट से ही कनेक्ट कर लीजिए। ये जो कंसिडरेशन है ना बेटा, और जो ऑब्जेक्ट है लॉ का, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, दैट मस्ट बी लॉफुल। यानी अगर आपने किसी भी तरीके से किसी अनलॉफुल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके कंसिडरेशन करने की या ऑब्जेक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्ट को डिफीट करने की कोशिश की, कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। वो एग्रीमेंट की स्टेज से ही खारिज कर दिया जाएगा, यानी वो एग्रीमेंट की स्टेज से ही खत्म कर दिया जाएगा। और लॉफुल जब मैं कह रहा होता हूं ना, तो कई जगह हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज लॉफुल हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज अनलॉफुल है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है ना, वो इसलिए एक अंग्रेजी की एक कहावत है ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो वही एकदम से ध्यान रखिएगा कि ये जो एग्रीमेंट हम बना रहे हैं ना, एग्रीमेंट, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एग्रीमेंट किसी भी तरीके से ना सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा बल्कि किसी और लॉ के द्वारा बार्ड नहीं होना चाहिए। यानी हम किसी भी ऐसे एग्रीमेंट में इन्वॉल्व ना हो जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा या किसी और एक्ट के द्वारा बार्ड किया गया हो, मना किया गया हो। अब आपको लग रहा होगा कि बाकी सब तो ठीक है,
ये क्या तुमने बता दिया साहब, ये समझ में नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं। जैसे अगर आप किसी भी तरीके से किसी के लॉफुल ट्रेड, प्रोफेशन और बिजनेस को रोकने की कोशिश करने का एग्रीमेंट करते हैं, नहीं कर सकते आप, मना करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप किसी की शादी में कोई अवरोध उत्पन्न करते हैं, मना करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप किसी ऐसे इम्पॉसिबल एक्ट या इम्पॉसिबल इवेंट की बात करने लग जाते हैं जो कभी संभव ही नहीं है। आप लोग ये मत कहना सर इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, नहीं नहीं साहब, कुछ चीजें इम्पॉसिबल है। जब ध्रुव तारा को तुम तोड़ के मेरे लिए ले आओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ये इम्पॉसिबल है, नहीं ला सकते आप ध्रुव तारा तोड़ के, नहीं ला सकते आप सूर्य भगवान को अपने जेब में रख करके। इसलिए ऐसे एग्रीमेंट अगर आप करते हैं, चाहे वो इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हो, चाहे वो इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस हो, नहीं कर सकते। चाहे वो आप किसी इम्पॉसिबल इवेंट या इम्पॉसिबल एक्ट की बात कर रहा हो। अब ये 5 पर्टिकुलर एसेंशियल एलिमेंट्स अगर आप पूरे कर लेते हैं, बहुत लंबा हो गया हो तो 1 मिनट में इसको कंसीडर, मेरी बात को समझ लीजिएगा कि पहला पॉइंट ये हो गया कि आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कॉम्पिटेंसी से मेरा मतलब है आप 18 साल या उससे ज़्यादा के हों और साउंड माइंड के हों। दूसरा पॉइंट है कि आपकी कंसेंट सही होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, वॉलंटरी यानी आपकी सम्मति होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आपका कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है, कुछ पॉइंट्स को छोड़ करके जो हमने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, जब कभी इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि ये जो कंसिडरेशन की मैं बात कर रहा था तीसरे पॉइंट में, उसका और उस पूरे एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूरी तरह से लॉफुल होना चाहिए। और पाँचवा पॉइंट ये है कि जो एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, ऐसा एग्रीमेंट न सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी और लॉ में अगर बात किया गया है तो आप ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी भी तरीके के एग्रीमेंट को हम 3 चीजों से समझ सकते हैं, या तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा, या वॉइड होगा, या वॉइडेबल होगा। ध्यान रखना है, वैलिड जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब होता है वैध, वॉइड जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब होता है शून्य, शून्य मतलब होता है जीरो, जीरो जीरो, एकदम खत्म। और जब मैं वॉइडेबल कहता हूं ना बेटा, तो इसका मतलब होता है शून्य करणीय, शून्य करणीय। और ये आज के इस टॉपिक या इस क्लास का आखिरी पॉइंट है। देखिए बेटा, वैलिड मीन्स ईच एंड एवरीथिंग आर चंगा, यानी सब कुछ ठीक ठाक है, सारे के सारे कंडीशंस को हम फुलफिल कर रहे हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बेटा? वैलिड। इनमें से हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को पूरा नहीं कर रहे हैं, किसी भी एक, क्या हो जाएगा बेटा? वॉइड, जीरो। वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, वो बहू कभी भी सास नहीं बन पाएगी। और अगर दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक नया शब्द जोड़ दिया गया, वॉइडेबल, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। वॉइडेबल के 2 मतलब होते हैं। वॉइडेबल का एक मतलब ये होता है कि इन द आई ऑफ लॉ वो पूरी तरह से वैलिड है। ध्यान रखिएगा, वॉइडेबल मींस इन द आई ऑफ लॉ such agreement are totally valid, but it is up to the aggrieved party either to declare such agreement as valid or void। यानी एग्रीव्ड पार्टी, जो पीड़ित पक्षकार है, वो चाहे तो उस एग्रीमेंट को वैलिड डिक्लेयर करा सकता है, चाहे वॉइड। जैसे आप फ्रॉड पढ़ोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेक्शन 17 में पढ़ोगे, तो आप जानोगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 17 में अगर कोई एग्रीमेंट फ्रॉड से द्वारा बनाया जाता है तो वो वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल मीन्स इन द आई ऑफ लॉ इट इज वैलिड, और जो पीड़ित हो जाता है उस फ्रॉड से, वो चाहे तो उस एग्रीमेंट को वैलिड डिक्लेयर करा दे, चाहे तो वॉइड डिक्लेयर करा दे। जब बड़ी रोचक बात है कि वॉइडेबल जैसे शब्द को हमारे यहाँ क्यों ही रखा गया, मैं इस पर जरूर कुछ ना कुछ बताता, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं जरूर बताऊंगा कि वॉइडेबल क्यों रखा गया, वॉइडेबल शब्द क्यों ही हमारे यहाँ बनाया गया। क्योंकि बता ही देता हूँ, एग्रीव्ड पार्टी की वजह से। मैंने भी बोला ना, इट इज अप टू द एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी की, अगर एग्रीव्ड पार्टी ना हो कोई दिक्कत नहीं। सिविल में भी तो, सिविल लॉ में भी तो एग्रीव्ड होता है ना, क्रिमिनल लॉ में ही नहीं होता ना एग्रीव्ड, सिविल लॉ में भी होता है, इसलिए जरूरी है। और कंट्रैक्ट क्या है? तो कंट्रैक्ट है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। और ये डेफिनेशन कहां से ली गई? तो ये डेफिनेशन ली गई, द डेफिनेशन विच इज गिवन बाय पोलाक। पोलाक एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हुए और आप लोगों ने कई बार इनका नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा। पोलाक कहते हैं that an agreement and promise which is enforceable by law is a contract।
एन एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस, यानी करार, वो ये कहते हैं कि करार प्लस वचन, एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस, मिल करके बनाते हैं संविदा। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस वचन शब्द को नहीं लिखा गया और बाकी हमने पोलाक साहब की डेफिनेशन को एज इट इज लिख दिया। थैंक यू। इस पर कभी और डिटेल से जरूर बात करेंगे। जय हिंद।